साथियों, मैं पवन कुमार आप लोगों को उमंग क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है वायुमंडल। क्या साथियों? वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या साथियों? वायुमंडल इंग्लिश में क्या? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है साथियों, ये एक ऐसी टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और फिजिक्स का भी टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से। इसीलिए चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, इवन यूपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ये जो है सारे एग्जाम का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव जो है एक दो ऑब्जेक्टिव मिनिमम कम से कम देखने को डेफिनेटली मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो आज मैं जो अब डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। इस टॉपिक के क्या नाम है साथियों? वायुमंडल। तो सबसे पहला ही होता है कि टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वायुमंडल, वायुमंडल होता क्या है। सबसे पहले मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी मैं आगे उसको जान पाऊंगा डिटेल में। तो वायुमंडल क्या होता है साथियों? कि वायु की घनी चादरें, क्या? वायु की घनी चादरें, जिससे उधर के वहाँ के सारे सराउंडिंग एरिया, मतलब हिंदी में बोले तो आवरण, जो वायु से घिरी हुई रहती है, उस आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। क्या साथियों? जो वायु की घनी चादरों से घिरी हुई आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों। ठीक है, इसको मैंने इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कुछ मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने का आप लोग के पास, आप लोग के समक्ष कोशिश किया हूँ। पहला, इसका जो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, सारे भी जो जीव जंतु है और जो भी अन्य प्राणी हैं, वो सारे किस मंडल में आते हैं? ये सारे जो है ना, आपको जैसे झरना, पहाड़, पर्वत, ये सारा सब जो है क्षोभ मंडल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्षोभ मंडल का जो रेंज है 0 से 18 किलोमीटर तक का जो रेंज है, उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या साथियों? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इस जो 18 किलोमीटर के बाद से जो ऊपर का जो रेंज है, जहां तक कि 50 किलोमीटर तक जो रेंज है इसका, ये जो है आपको उसको समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइटोस्फेयर, क्या? ट्राइटोस्फेयर बोलते हैं साथियों। इसकी जो रेंज है 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट क्या है आपको, उसके बाद समताप मंडल के बाद क्या है? मध्य मंडल। क्या साथियों? समताप मंडल के बाद जो कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। मध्य मंडल का जो रेंज है आपको 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर का जो रेंज ऊंचाई है, उस ऊंचाई का क्या नाम है साथियों? मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। क्या साथियों? मेसोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जो मध्य मंडल से जो ऊपर का जो रेंज है, उससे ज्यादा, फिर 80 किलोमीटर से जो ज्यादा हाइट पे जाओ, तो 80 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है साथियों, 400 किलोमीटर तक का जो रेंज है, उसको आयन मंडल, मतलब आयनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है साथियों, और आयन मंडल के बाद जो सबसे जो हाइट पे और सबसे जो ऊंची मंडल है, जिसको बहिर्मंडल के नाम से, एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। 400 किलोमीटर के बाद जो अपर उसका रेंज, कोई किलोमीटर डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा पाया गया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे साथियों? 0 से 18 किलोमीटर का रेंज को क्षोभ मंडल, 18 से 50 किलोमीटर तक का रेंज को समताप मंडल, और 50 से 80 किलोमीटर तक का जो भी रेंज है उसको मध्य मंडल, 80 से 400 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको आयन मंडल, और 400 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी रेंज है सभी को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे संक्षेप में समझाने का कोशिश किया हूँ। अब मैं ये डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। फिर तो आपको जो वायुमंडल है उसकी संरचना के बारे में मैं तो यहाँ बता दिया हूँ। इसको टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में डिवाइड करके वैज्ञानिकों और जो भी साइंटिस्ट लोगों ने थे वो लोग समझाने की कोशिश किया है। तो पहला कहाँ पे आते हैं? पहले हम लोग क्षोभ मंडल पे आते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? ट्रोपोस्फेयर। क्या? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मैं कहूं तो जितने भी मंडल है, सबसे क्वेश्चन आपको किसी से पूछे या ना पूछे, आपको लेकिन क्षोभ मंडल से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, क्षोभ मंडल में आपको जितनी भी जो प्राणियां हैं,
आपको जो सांस लेते हैं सभी आपको क्षोभ मंडल में सांस, जो ऑक्सीजन वहाँ पे भरपूर मात्रा में है। यहाँ सांस, तो सांस में किसी भी जीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, तो और बहुत सारी खाद्यान्न चाहिए, भोज्य पदार्थ चाहिए, वो सारी आसानी से इजीली क्षोभ मंडल में अवेलेबल है। इसीलिए जीवन सिर्फ क्षोभ मंडल पे संभव है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से जो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा, ठंड, वर्षा होना, बादल लगना, कोहरा लगना, और उसके ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान आना इत्यादि, जो भी ऋतुएं जो परिवर्तन होती है, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बसंत ऋतुएं जो भी आती है, ये सारी जो मौसम जो परिवर्तन होती है, ये सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वर्षा, कोहरा और मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होती है ये किस मंडल में होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में मध्य मंडल, डी में आयन मंडल। आपको पता रहेगा तभी तो आप लोग मारोगे ना क्षोभ मंडल। तो इसका क्या होगा आंसर साथियों, क्षोभ मंडल। और ये जो परिवर्तन होते रहता है, मौसमी जो घटना होता है, मौसम से रिलेटेड घटना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। क्षोभ मंडल को एक अदर नाम से भी जानते हैं, संवहन मंडल और अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। ये भी थोड़ा याद रखने वाली पॉइंट है कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो संवहन मंडल और अधोमंडल के नाम से, ठीक है साथियों। और सेकेंड में क्या है आपको, समताप मंडल। सेकेंड में क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल का रेंज अभी मैंने बताया हूँ कि 18 से लेके 50 किलोमीटर तक का जो रेंज है, ऊंचाई की जो रेंज है, उसको क्या समताप मंडल बोलते हैं साथियों। धूल कण ये सब जो है समताप मंडल में नहीं पाया जाता है। मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं मैंने क्षोभ मंडल में आपको एक्सप्लेन किया था, ये सारी घटनाएं भी समताप मंडल में नहीं होती है, ठीक है। और जो समताप मंडल से जो क्वेश्चन बनता है, आपको ओजोन परत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन परत, क्या साथियों, ओजोन परत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के बारे में चलिए जानते हैं हम लोग। ओजोन परत को जो है शॉर्ट में O3 के नाम से उसको जो है ना, मतलब उसका जो केमिकल नेम है O3, केमिकल नेम O3 के नाम से ओजोन परत को जानते हैं, ठीक है। और इस परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या साथियों, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को बोलते हैं, तो क्या कहोगे, ओजोन परत को बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों बोलते हैं, सेफ्टी ऑफ वाल क्यों बोलते हैं। क्योंकि साथियों, जो सूर्य से जो रोशनी के साथ साथ उनकी रोशनी वाली जो लाइट जो किरणें हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी जो है हार्मफुल किरणें जो है रे निकलती है। जैसे हो गया अवरक्त प्रकाश हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, वो पराबैंगनी किरणें हो गया, ये सब एक्सरे किरणें हो गया, वगैरह वगैरह सब बहुत सारी आती हैं, जो यदि डायरेक्ट मानव जीव जंतु किसी पर भी पड़े तो उसको स्किन से रिलेटेड बहुत घातक इसका मतलब बीमारियां का वो चपेट में आ सकता है। तो सारी जो भी हार्मफुल किरणें हैं सबको ओजोन परत क्या करती है, रोक देती है, ठीक है। इसीलिए उसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब अभी रिसेंटली कुछ सालों से न्यूज में बहुत चलते आ रहा है कि ओजोन परत का लेयर जो है डे बाय डे पतली होती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो हम लोग जो है ना इंडस्ट्री में भी कल कारखाने चलाते हैं और जो रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, इस सब से जो क्या होता है, CFC गैस, क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्या साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इसी गैस में एक इम्पोर्टेंट इसका कारक है क्लोरीन गैस। क्या साथियों, क्लोरीन गैस। इसके कारण जो है ना आपको ओजोन परत का जो नीचे से जो पृथ्वी की तरफ का जो नीचे वाला लेयर है वो डे बाय डे पतली होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि O3 को, जो ओजोन परत को किस इकाई में नापते हैं, मेजरमेंट किस इकाई में करते हैं, तो उसको मेजरमेंट करते हैं डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन यूनिट में उसको मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से साथियों आपको 3 क्वेश्चन बनता है। पहला, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, क्या कहोगे, समताप मंडल में। ओजोन परत जो है ना को सेफ्टी ऑफ वाल्व कहा जाता है, मतलब अर्थ का सेफ्टी ऑफ वाल्व कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ओजोन परत की जो है आपको इकाई, मतलब जो मेजरमेंट इकाई क्या है, तो डॉप्सन इकाई है। ओजोन परत जो है ना डे बाय डे पतली होती जा रही है, उसकी किस गैस के कारण, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यो डे बाय डे पतली होती जा रही है, ठीक है साथियों। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है जो मैंने आप लोग को बता दिया। अभी तक सिर्फ यही सब पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है साथियों, मध्यमंडल। यहाँ पे क्या है, मध्यमंडल। जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, आप लोग को यदि थोड़ा अच्छे से यदि कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग की यही क्लास में ही मैं याद करवा दूंगा,
ठीक है साथियों। तो थर्ड नंबर पे क्या है साथियों, मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल का जो रेंज है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर का जो ऊंचाई है, हाइट है, उस रेंज को क्या बोला जाता है, आपको मध्यमंडल बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना, जितने भी पांचों मंडल है, इसका जो है ना एक पॉइंट है जो सारे से अलग है इसमें। अब वो पॉइंट क्या है, इसकी जो है ना मध्यमंडल 50 से आप स्टार्ट करो, जैसे जैसे हाइट आप चढ़ोगे, जैसे जैसे हाइट उसकी ऊपर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका जो ताप टेम्परेचर है क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है साथियों, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर उसका रेंज है। 80 किलोमीटर यदि ऊंचाई पे आप मतलब पहुंच जाने के बाद, पहुंचने के बाद वहां पे जो सबसे न्यूनतम क्या होता है, टेम्परेचर होता है। क्या साथियों, सबसे न्यूनतम टेम्परेचर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद यहाँ पे का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है साथियों, और उसकी जो ऊपरी परत होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको मध्यमंडल का जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, जो 80 किलोमीटर के रेंज आसपास में है, उस परत को किस नाम से जानते हैं, तो उस परत को मध्य सीमा बोलते हैं। क्या साथियों, मध्य सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा मंडल है जिसमें हाइट के साथ यदि ऊपर बढ़ते हैं तो उसका टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो क्या कहोगे, मध्यमंडल। और मध्यमंडल के सबसे जो ऊपरी परत है, सबसे जो हायर हाइट पे है, उस हाइट के क्या नाम है, तो मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। बस 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है साथियों कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो ऊंचाई पर उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो क्या कहोगे, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पे क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल को का जो रेंज है वो 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर का जो रेंज है उसको क्या बोला जाता है, आयन मंडल बोला जाता है। यहाँ पे साथियों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आयन मंडल का नाम आयन मंडल ही नाम क्यों पड़ा, और ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। साथियों मैं थोड़ा, आप लोग ध्यान सब्र बना के बैठिए, मैं बता देता हूँ। आयन मंडल में एक पार्टिकल कण पाया जाता है, उस कण का जो नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, मतलब विद्युत आवेशित कण होता है। ठीक है, ये इस मंडल में पाया जाता है। और इस जो विद्युत आवेशित कण है, ये विद्युत आवेशित कण है, इसी को आयन कहते हैं। क्या साथियों, आयन। और इसी आयन पे इसको आयनोस्फीयर या आयन मंडल नाम पड़ा है। ठीक है साथियों, आप लोग तो किसी को बता दोगे तो आप लोग को दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, सर ठीक है, ये तो पार्टिकल पाया जाता है, जिस पार्टिकल को आयन बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम आयन मंडल पड़ा। ठीक है, तो ये जो आप इसके साथ साथ उस कण को आप नाम दिए हैं कि विद्युत आवेशित कण, तो फिर ये आवेशित मतलब चार्ज कहाँ से होता है, वहां से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली का खंभा गड़ा हुआ है जो जहां से प्लग घुसा है वो कण अपने मतलब चार्ज हो जाता होगा, तो नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। ये चार्ज होती है, चार्ज होने का यहाँ पे जो चार्जिंग जो प्रोसेस है, जो सूर्य से, ठीक है, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें और बहुत सारी जो किरणें निकलती है, उस किरणें जो सभी मतलब जो भी पार्टिकल, जो भी धूल कण जो भी है पढ़ते उस पर पढ़ते हुए नीचे आती है। तो इसी जो आयन मंडल में जो ये आवेशित कण है, तो परावैंगनी किरणों के से ये क्या होता है, आवेशित हो जाता है, मतलब चार्ज हो जाता है। इसीलिए इसको, इस कण को विद्युत आवेशित कण के नाम से हम लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये लॉजिक। ठीक है, इस मंडल में क्या होता है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट, और इसी मंडल में, आयन मंडल में है कि आपको जैसे मध्य मंडल में क्या होता था, जैसे जैसे हाइट आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें आयन मंडल में ऐसा नहीं होता है। हाइट इंक्रीज मतलब जितना हाइट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपको उसका ताप मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। क्या साथियों, इसकी टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगी हाइट के साथ। ठीक है, और इसमें जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको, कि ये जो आयन मंडल में जो भी मतलब रेडियो, टेलीविजन, रडार इत्यादि जो भी सुविधा हम लोग जो घर में चलाते हैं मतलब वो करते हैं, वहीं से जो आयन जो रिफ्लेक्ट होता है, वहीं से सब चीज़ों का कंट्रोल होती है। ठीक है, यदि आयन मंडल नहीं होता तो हम लोग रेडियो, टेलीविजन घर बैठे ही पूरे दुनिया का न्यूज देखना असंभव था। ठीक है साथियों, और जो आपको जो संचार उपग्रह, जो भी अंतरिक्ष उपग्रह, सैटेलाइट सब का जो भी मतलब जो वहाँ पे
एस्टैब्लिश करते हैं, ये सब सारा किस में होता है, आपको आयन मंडल में होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आपको जो है ना, आपको कण के बारे में मैंने बता दिया, इसको आयन मंडल क्यों नाम पड़ा, जो पार्टिकल है वो कैसे चार्ज होता है, आपको हाइट के साथ यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद जो रेडियो टेलीविजन जो चलती है उसकी सिग्नल रडार उडार सारा आयन मंडल से उसको मिलता है, संचार उपग्रह जो अवस्थित होता है सैटेलाइट सब सारा आयन मंडल में ये सब काम होता है। ठीक है साथियों, तो अब नेक्स्ट सबसे जो लास्ट जो मंडल है, स्फीयर है, उस मंडल का क्या नाम है साथियों, उसका नाम है आपको बहिर्मंडल या बाह्यमंडल के नाम से जानते हैं। इसकी तो स्टार्टिंग जहां से होती है 400 किलोमीटर के बाद वाली जो रेंज है पूरा, लेकिन उसका जो है अंत नहीं है। ठीक है साथियों, इसको क्या पहले भी जैसे मैंने बताया हूँ अभी जस्ट, उसकी मतलब क्या कहोगे, बहिर्मंडल, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या साथियों, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और उसकी जो है रेंज है 400 किलोमीटर से ऊपर का जो भी रेंज है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है साथियों, इस मंडल में ये जो बहिर्मंडल है उसमें आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है आप लोग को कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में किस मंडल में, किस स्फीयर में मिलता है, तो आप लोग क्या बताओगे, बहिर्मंडल में मिलता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या है कि अब एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव और बन सकता है कि कौन ऐसा मंडल है या स्फीयर है जिनकी जो है ना सीमा, ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, तो वो भी किसका है, सबसे लास्ट का जो मंडल है बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फीयर है। ठीक है साथियों, दोनों पॉइंट बताया। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो घटनाएं यहाँ पे जो एक प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, इस घटना के बारे में अभी हम लोग अभी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक इसमें क्या है कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस। क्या साथियों, ऑरोरा एस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस। जैसे यहाँ पे देखिए साथियों, इसमें जो बहिर्मंडल में एक इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं क्या नाम है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, अब आप लोग को मैंने में आता होगा सर ये बहुत ही अटपटा नाम है, ये क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, क्योंकि साथियों ये जो है ना आपको मतलब विदेशी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा उटपटांग लग रहा है सुनने में, लेकिन ये बहुत ही आप लोग को मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं लिखा हूँ ऑरोरा का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है ऑरोरा का मतलब प्रातः काल, इंग्लिश में डॉन बोलते हैं, क्या, प्रातः काल। ठीक है, और बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी और ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है दक्षिणी। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऑस्ट्रालिस का मतलब दक्षिणी और बोरियालिस का मतलब क्या होता है उत्तरी, और ऑरोरा का अर्थ क्या होता है प्रातः काल। तो मोटे तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप रात्रि के समय में मतलब आसमान काला क्यों दिखता है, रात में आसमान में जो स्टार जो होता है क्यों चमकते रहता है, ये सारी जो घटनाएं होती हैं सिर्फ ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस के कारण ही आपको ये सब घटनाएं होती हैं, मोटे तौर पे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है साथियों, और ये सारे मंडल के बारे में तो मैंने डिटेल में आप लोग को बता ही दिया, और इससे जो और कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है क्या, जो वायुमंडल जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी जो ऊपरी परत है, जो है ऊपरी परत जो का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साथियों इंग्लिश में एरोलॉजी, क्या एरोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में वायुर्विज्ञान बोलते हैं। क्या साथियों, वायुर्विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो निचली परत है, क्या साथियों, इसकी जो यहाँ पे निचली परत दिखाया गया है, निचली परत की जो अध्ययन है उनको ऋतु विज्ञान मतलब मेटियोरोलॉजी, क्या मेटियोरोलॉजी के नाम से हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या साथियों, ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान एरोलॉजी, और निचली परत के जो अध्ययन होता है उसको ऋतु विज्ञान मतलब कि मेटियोरोलॉजी बोलते हैं। और नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या N2 मतलब नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है, और इसकी जो है ना मान लो 100% वो करते हैं, 100% में 78.8% कितना नाइट्रोजन गैस की जो प्रचुरता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78.8% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। सेकेंड जो सबसे हाईएस्ट है जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है वो आपको 20.95% पाया जाता है, कितना 20.95%
9% ऑक्सीजन गैस मतलब पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो परसेंटेज है साथियों, ये 0.036%, कितना 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये दिखने को पूछ देता है कि सबसे कम हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाया जाता है। तो क्या होगा साथियों, यहाँ पे मैंने देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ जेनन गैस, क्या जेनन गैस, जिसको 0.00009%, कितना मतलब 40, मतलब 0% के बाद 409, मतलब 0.00009% सबसे कम गैस यही हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है साथियों। तो मैं चलते चलते आप लोगों से तो इतना मैं मेहनत करता हूँ, तो मेरा तो ये आप लोगों से हक तो बनता ही है, गुरु चेला के नाते आप जो भी समझ लो, छोटे भाई बड़े भाई जो समझ लो, कि यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दिल से आप लोग जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने जो भी बच्चे आस पड़ोस में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। मैं पवन कुमार आप लोगों को दिल से थैंक यू देता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोग जो भी तैयारी करते हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।